तो कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक। दोस्तों हम इस चैप्टर की थ्योरी तो कंप्लीट कर चुके थे और आज हम इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट इस चैप्टर की थ्योरी को लर्न कर चुके होंगे। तो अब हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी महत्वपूर्ण आज की वीडियो है। पूरे चैप्टर का सार जो लास्ट वीडियो होती है उसमें होता है, जिसमें हम इस बुक के क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो हमने कुछ सीखा है उससे संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आती है आपके समझ में या वीडियो पसंद आती है तो इस पर लाइक करें और कमेंट करें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं बुक के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुचयनात्मक क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, और आपको समझाता भी चलूंगा, +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन में है कोबाल्ट, क्रोमियम, एमएन। ऑप्शन में है कोबाल्ट, क्रोमियम, एमएन और ये वेनेडियम। तो बताओ कौन सा आंसर सही है, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज या वेनेडियम। तो हमारा आंसर जाएगा मैंगनीज। ध्यान करो, ये 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं और 3D संक्रमण श्रेणी में मैंगनीज जो है वो +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। सबसे अधिक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 मैंगनीज द्वारा प्रदर्शिित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या निकालनी है तुम्हें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अपन निकालते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्वेश्चन को जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव ही आए, ठीक है। पेपर में, बुक में, पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकते हैं और आपको इनका आंसर लिखना है। कैसे करोगे, सबसे पहले लिखेंगे हम Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। आपको याद होगा, मैंने बताया है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे। ये परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25 और 26। Fe का परमाणु क्रमांक 26 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे। ये आपको काफ़ी याद करवाया है मैंने। ऑर्गन है 3d6 4s2, ये आएगा भाई। ऑर्गन 18 और 2 20 और फिर 6 26। या आप ऐसे लिख देते हैं 4s2 3d6, तब भी सही था। ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हो गया Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पर हमें तो Fe+2 की बात कर रहे हैं हम, तो अब लिखोगे आप Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इलेक्ट्रॉन 2 निकलेंगे तो कौन सी कक्षा में से निकलेंगे, बाह्यतम में से, मतलब बाह्यतम कक्षा 4थी है, उपांत कक्षा 3री है। तो 3d6 और 4s2 बचेगा, सही है। अब आप डी कक्षा, यहाँ पर कितना बचेगा, 0। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का वितरण करो। डी में 6 भरने हैं। ये डी उपकोष है और डी उपकोष जो होता है, उस डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। ये 3री कक्षा का डी उपकोष है जिसमें ये 5 कक्षक हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5, और ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। ये उंडे की अधिकतम बहुलता का नियम है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं, पहले 1 1 1 और बाद में युग्मित करते हैं। तो आप समझ जाओ, आप इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें 4 मिलेंगे।
भाई यहाँ तक यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑर्गन तक कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आए? 4। तो हम आंसर लिख सकते हैं Fe+2 में, दोस्तों समझ लो ढंग से, Fe+2 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टिक कर देना 4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। वीडियो को ढंग से देखना, तसल्ली से देखना, चैप्टर में कैसे क्वेश्चनों के आंसर लिखे जाते हैं पेपर में वो ढंग से समझ लेना। हम पे क्वेश्चन आता है, हम पर उसका आंसर आता है, पर हम पेपर में उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे नंबर हमें कंप्लीट या पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करो कि सामने वाले को आनंद आ जाए। तो इसके लिए ये बुक के क्वेश्चन आप ढंग से देखो इस वीडियो को, जिससे आपके समझ में आए कि किस तरह से पेपर में आए हुए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, वो पढ़ता हूं मैं। निम्न में से किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है? क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए किस यौगिक में, निम्न में से किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है? समझ गए? नीचे दिए गए यौगिकों में किसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। हाँ, Fe आपको ध्यान होगा जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो उस समय कहा था जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कार्बोनिल यौगिकों में 0 होती है। लास्ट में ऑक्सीकरण अवस्था वाले टॉपिक में ये लाइन लिखी हुई है कि कार्बोनिल यौगिकों में डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो ऑप्शन ब है वो ये है FeCO5। ये FeCO5 एक कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल यौगिकों में धातु जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ी होती है। तो ये कार्बोनिल यौगिक है तो सीधी सी बात है इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी, तो हम ये टिक कर देंगे। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गया होगा। जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं या डी ब्लॉक के धातु जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यौगिक बनाते हैं उनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, बाकी अन्य यौगिकों में 0 नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, ढंग से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? अधिकतम पूछा है, अधिकतम होता है। तो निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? इसके लिए क्या करते हैं, उसने दिए गए जो ऑप्शन है वो देखते हैं। उसमें ऑप्शन दिए हैं B+2 B+3 Cr+3 Fe+3 और CO+3। B+3 Cr+3 CO+3 और Fe+3, ये 4 ऑप्शन है। एक बार और देख लेता हूँ। हाँ, B+3 Cr+3 Fe+3 और CO+3, ये 4 ऑप्शन है। उसमें हमें ये देखना है कि किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है। तो हमें सबके चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम आए वो निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे B+3 से। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 23, याद है? साइंस टीचर विनीता 21, 22 और 23। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखते हैं। ऑर्गन रफ में कर रहे हैं इसको, है ना? ऑर्गन 3D3 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 18 और 2 20 और 3 23 है। ये B+3 है। +3 बनाओगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा? 3D में 2 और 4s में 0। भाई 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सबसे पहले s उपकोष से निकलेंगे, भाइतम कक्षा के से, फिर उसके अंदर वाले से। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है 3D में, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को इस तरह से भरोगे आप, 1 और 2। ये तीसरी कक्षा का डी उपकोष है, इसमें 5 कक्षक है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2 आए। ऐसे क्रोमियम का निकालते हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। साइंस टीचर विनीता कृपलानी 21, 22, 23 और 24।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ऑर्गन 3d5 4s1। ध्यान आ गया होगा क्यों? वैसे तो आना चाहिए था 3d4 4s2 भाई, 18 और 2 20 और 4 24, पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है 3d5 अधिक स्थायी होने की वजह से। अच्छा Cr+3 है ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक यहाँ में से 2 इसमें से, क्या बचेगा? ऑर्गन 3d3 4s0। देखो 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन गए। अब डी में 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे, तीसरी कक्षा के डी उपकोष में 1 2 3 इसी तरह से भरा जाएंगे, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए? 3 आए। ऐसे ही हम कोबाल्ट में निकालते हैं। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक है 27, आयरन के बाद आता है आयरन का 26। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैको 21 22 23 24 25 26 27। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं ऑर्गन 3d7 4s2। CO+3 है ये, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे? 3, 2 इसमें से 1 इसमें से, क्या बचा? ऑर्गन 3d6 4s0 निकल गए। डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये लो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 1 2 3 4 5 और 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4। ऐसी तरह से Fe+3 में निकालते हैं। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रटे होने चाहिए आपको इनके। 3d6 4s2 Fe+3 आयन है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ऑर्गन 3d5 4s0। क्लियर? 2 इसमें से गया, 1 इसमें से गया। डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। अब आप चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं सबके। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है म्यू बराबर बताया था √n × n+2। n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले हम B+3 आयन का चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, तो n का मान 2 + 2 √4 दूनी 8, 8 का √ लगभग आएगा 2.8, क्योंकि 9 का आता है 3। सही है? अरे 9 का √3 आता है, तो 8 का 2.8। सही है? ऐसे अब हम Cr+3 का निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 + 2 3 2 5 5 15 √15 16 का आता है 4, तो 15 का 4 से कम आएगा, लगभग 3.8। इसका निकालते हैं CO+3 का। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 4, n का मान 4 4 2 6 6 4 24, 25 का √ आता है कितना? 5, तो 24 का लगभग कितना आएगा? 4.8, और इसका इसी तरह से आएगा लगभग 5.8। तो सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण इसका होगा Fe+3 का। अरे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक आएगा। क्लियर? तो हम टिक कर देंगे। तो समझ गए ना मैंने कैसे सॉल्व किया है? समझो, हर चीज़ को रटो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लैंथेनाइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। ये तो आप जानते हो, लैंथेनाइड श्रेणी जो है या लैंथेनाइड तत्व जो है, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। आपको ध्यान होना चाहिए, लैंथेनाइड तत्व, कुछ लैंथेनाइड तत्व +4 भी और कुछ लैंथेनाइड तत्व +2 भी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है? लैंथेनाइड संकुचन आज आ गया होगा, नहीं आया याद? आ गया होगा। लैंथेनम के बाद 14 F ब्लॉक के तत्व हैं लैंथेनाइड। शेरू, प्रभु, नंदू, पैम, सैम, ये है ना। ये लैंथेनम के बाद के 14 F ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कक्षा, अर्थात अब तुम्हें पता चल गया चौथी कक्षा के F उपकोष में प्रवेश करता है, जिसका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। उन इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। तो किसमें अधिक वृद्धि होती है? प्रभावी नाव के आवेश में, जिस वजह से इनका आकार घटता है। लैंथेनाइड संकुचन के लिए मेन जिम्मेदार कौन है? प्रभावी नाव के आवेश, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हो
परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है, तो प्रभावी नाभिक के आवेश में अधिक वृद्धि होने से इनका आकार घट रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, लैंथेनाइड संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है? प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि के कारण। तो आप टिक कर देना आंसर प्रभावी नाभिक के आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। आपको पता होगा शुरू के तीनों सदस्य सीरियम, प्रेजियोडिमियम और नियोडिमियम ये +3 दर्शाते हैं। ऑप्शन में ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। आपको वो तत्व याद होने चाहिए लैंथेनाइड श्रेणी के जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो उसने क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा लैंथेनाइड तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो सीरियम +4 दर्शाता है। अगर प्रेजियोडिमियम होता तो प्रेजियोडिमियम टिक कर देते, नियोडिमियम होता तो ये टिक कर देते। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व लैंथेनाइड तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। शुरू के तीनों करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। आपको ध्यान होगा मैंने चुंबकीय गुण पढ़ाए थे, उस समय कहा था जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होता है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो परमाणु या आयन प्रतिचुंबकीय होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। तो हमें वो देखना है, वो परमाणु या आयन देखना है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वो प्रतिचुंबकीय होगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। ऑप्शन में क्या क्या है, Cu+2, Zn+2, Cr+2, Ti+2। Cu+2, Zn+2 और है Cr+2 और Ti+2। यहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉपर, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, अरे जिंक से जस्ट पहले है, 29 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d10 4s1, ये Cu+2 आयन है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। ऑर्गन 3d9 4s0, अरे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इसमें से एक इसमें से। तो डी में इसके डी उपकोष में 9 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है, अनुचुंबकीय। हमें छांटना कौन सा है, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट पर आ जाओ, Zn+2, जिंक की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 30, ऑर्गन 3d10 4s2। Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ऑर्गन 3d10 4s0। हो डी में 10 भरने हैं, डी उपकोष में, डी कक्षकों में जब आप 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो ये होगा इसका आंसर, ये प्रतिचुंबकीय होगा। आगे भी वाले भी ऐसे ही चेक कर सकते हो आप, होमवर्क कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किसका प्रथम आयनन विभव, आयनन विभव आयनन ऊर्जा कोई बोलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, अधिकतम है। तो किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है? तो आप ध्यान दो, 3D संक्रमण श्रेणी में याद रखो, साइंस टीचर विनीता, पहली बार बता रहा हूँ, कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती। आपको पता ही है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक आकार घटने से व प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने से आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। आयन ऊर्जा बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, पर यहाँ थोड़ी सी घटती है। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट के तत्वों में गड़बड़ क्यों आती है? वास्तविकता ये है क्योंकि लास्ट के तत्वों में परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाता है, तो यहाँ थोड़ी सी घटती है फिर बढ़ने लग जाती है। तो सबसे कम निकिल की होती है और सबसे ज़्यादा जिंक की होती है। ध्यान रखना, 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे कम और सबसे ज़्यादा। भाई ये यहाँ से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, थोड़ी सी घटी फिर बढ़ने लग गई।
है, तो ये सबसे कम तो निकल की आती है, ध्यान रखें, है ना, और सबसे अधिक इनमें Zn की है। पर उसने क्या दिए हैं ऑप्शन, उसके ऑप्शन है टाइटेनियम, Mn, आयरन और निकल। तो इनमें तो मैं आयरन ही टिक करूंगा, क्योंकि देखो आयरन तक बढ़ी और फिर घटी है। कॉपर जिंक है नहीं ऑप्शन में, अगर कॉपर जिंक होते तो मैं उनको टिक कर देता। तो इसमें तो मैं आयरन टिक करूंगा भाई, तो इसका आंसर जाएगा आयरन। ध्यान रख लेना, ये क्रम नोट करने चाहें तो कर लेना कि भाई ये बढ़ती 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 फिर घटी फिर बढ़ी है, सबसे ज़्यादा जिंक की और सबसे कम निकल की। इसमें गड़बड़ है क्रम में, तो आप तो डायरेक्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में, तो बिल्कुल उसी तरह से अभाल सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और फिर देखो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में वो टिक कर देना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई कराए हैं, इसलिए इसे नहीं बता रहे, आप खुद करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ गए हैं क्वेश्चन लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, जिनके छोटे आंसर हैं। बेटा इस चैप्टर से पेपर में या तो अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आते हैं। अति लघुत्तरात्मक या तो बहुत छोटे या लघुत्तरात्मक, ठीक है। तो आप देखो, अब इन क्वेश्चनों को ढंग से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना गया है, कारण दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंक को संक्रमण तत्व, आप आंसर कैसे लिखोगे इसको समझ लो। संक्रमण तत्व नहीं माना गया है, बिल्कुल सही, ये संक्रमण तत्व है ही नहीं। संक्रमण तत्व तो होते हैं तीसरे वर्ग से 11वें वर्ग तक के तत्व, 12वें वर्ग का तत्व है ये, तो 12वें वर्ग में है। और 12वें वर्ग के जो तत्व हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह, ये सभी असंक्रमण तत्व हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना गया है। संक्रमण तत्वों में क्या होता है, संक्रमण तत्वों की परमाणविक व आयनिक या दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित नहीं होता है। संक्रमण तत्वों की बात कर रहा हूँ। संक्रमण तत्वों की परमाणविक अवस्था में या आयनिक अवस्था में या दोनों में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित नहीं होता है। आप पहले ये लाइक लिख दोगे। जबकि जिंक में इसकी परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है या नहीं है, देख लो। आप इस तरह से नीचे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। जिंक परमाणविक अवस्था और या आयनिक अवस्था, दोनों में ही उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित है। तो ये संक्रमण तत्व कहाँ है। संक्रमण तत्वों की परमाणविक या आयनिक या दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित नहीं होता है। जबकि जिंक की परमाणविक आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है। अतः जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। लिख सकते हो, समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ti+4 आयन रंगहीन होता है। देख लो, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। आपको आंसर कैसे लिखने हैं मैं उसको बता रहा हूं आपको तरीका। क्वेश्चन है Ti+4 आयन रंगहीन है, समझाना है ये क्यों, कारण देना है। Ti+4 आयन की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइटेनियम की चर्चा करते हैं। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22, साइंस टीचर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d2 4s2। अब Ti+4 आयन पर जाते हैं। ऑर्गन 3d0 4s0। हाँ, डी ब्लॉक के तत्वों के आयन रंगीन जब होते हैं जब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको रंग का कारण पता है। डी ब्लॉक के तत्वों के आयनों के रंग का कारण होता है उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन होगा। तो टाइटेनियम Ti4+4 रंगहीन है। क्यों? आप कह सकते हो क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अतः यह रंगहीन होता है। इस तरह से नीचे
आप परमाणविक अवस्था और आयनिक अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। ठीक है, ये परमाणु है, ये आयन है, ये परमाणविक अवस्था, ये आयनिक अवस्था। क्लियर? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा यूरेनियम तत्व किन्हें कहते हैं? ये तो आपको पता ही है। यूरेनियम के बाद के जो भी तत्व हैं आवर्त सारणी में, वे सब परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। आगे लिख दोगे कि ये सभी तत्व कृत्रिम व अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड व फ्लोराइडों में ही प्रदर्शित करती है? तो आप कह दो ना, मतलब कोई जो ये कहना चाहता है कि डी ब्लॉक के तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ प्रदर्शित करते हैं। क्यों? तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, इनका छोटा आकार होता है। मेरा आंसर सुन लो, क्योंकि ऑक्सीजन व फ्लोरीन का छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणता और साथ में इनका उच्च अपचयन विभव होता है। इनका उच्च अपचयन विभव होता है, मतलब उच्च अपचयन विभव का मतलब ये खुद का अपचयन आसानी से, उल्टा बोल गया मैं, चलो छोड़ो, तुम तो इतना लिखना कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है इनका छोटा आकार व उच्च विद्युत ऋणता होती है, इसी कारण ये डी ब्लॉक की धातुओं से उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करवा लेती हैं। दोबारा सुन लो, ऑक्सीजन व फ्लोरीन का छोटा आकार व उच्च विद्युत ऋणता होती है, इसी कारण ये डी ब्लॉक के तत्वों से उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करवा लेती हैं। क्लियर? तो इसका कारण हो गया इनका छोटा आकार व उच्च विद्युत ऋणता, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MnO, Mn2O3 और MnO2, तीन चीज दी हैं, MnO, Mn2O3 और MnO2, और कह रहे हैं इनको अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। काय के घटते क्रम में? अम्लीयता के घटते क्रम में। एक बात बताई थी मैंने आपको, ध्यान हो, डी ब्लॉक के जो धातु हैं उनमें निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में, धातुओं के ऑक्साइड निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में उभयधर्मी व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, लिख रही है ये लाइन, क्षारीय वो अम्लीय होते हैं। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, आप कंसेप्ट को पढ़ो भाई, डी ब्लॉक की जो धातु हैं इनके ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, इसमें Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +2, यहाँ है +4, यहाँ +6, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में कैसे होते हैं? अम्लीय। मतलब इनमें ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती, और ये बात भी सही है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। अच्छा, इसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालोगे +2, यहाँ आएगी +3, ऐसे निकालोगे ना 2x + -6 तो +3 आएगी, और इसमें Mn की कितनी आएगी? +4। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो आप सीधी सी बात है अम्लीयता बढ़ रही है, तो अम्लीयता का घटता क्रम ये हो जाएगा। सही है, मतलब अम्लीयता के घटते क्रम में लिखवाया है, सबसे अधिक अम्लीय, सबसे कम अम्लीय। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। धात्विक आंतरिक संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ये एफ ब्लॉक के तत्व, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूर्वोपांत कक्षा के एफ में है, उपांत कक्षा के डी में और बाह्यतम कक्षा के एस में, ये है आंतरिक संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? इसका कारण वो पढ़ाई ना परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, उसमें लिखा हुआ है क्योंकि इनके द्वारा डी ब्लॉक के तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्याग व साझे में बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त उपांत कक्षा के डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं, इसीलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। समझाया और था डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम के समस्त यौगिक रंगहीन होते हैं क्योंकि स्कैंडियम के यौगिकों में स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी, क्योंकि स्कैंडियम ये की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है।
आप लिख सकते हो कि स्कैंडियम के यौगिकों में स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, जिसमें कोई भी स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये होता है ऑर्गन, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है ना, 3D14S2। अब जब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। स्कैंडियम के यौगिकों में स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, जिसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो स्कैंडियम के यौगिक कैसे होंगे? फिर रंगहीन होंगे, जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो क्लियर है ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैडोमिलेनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। गैडोलिनियम, ये तो कुछ याद आ रहा है, लेंथेनाइड संक्रमण श्रेणी, लेंथेनाइड तत्व है एक, है, अरे लेंथेनाइड तत्व है। गैडोलिनियम नहीं आ रहा याद। शेरू, प्रभु, नंदू, पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना आएगा? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो जीनोन। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4f, 5d, 6 है, 6x में 2। जीनोन का परमाणु क्रमांक कितना? 54 और 2 56। आपको याद होना चाहिए, एक नंबर बताया था मैंने, 0 इसका नहीं है, 0 है लेंथेनम का। 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 7। 4f में 7 और इसमें 7 और 2 9, ये कितना है? 54 है, 55, 56, 56 और 7 कितने हो गए? 63। और इसमें कितना आएगा? 1। तो ये आएगा इसका 7, 2, 9 और 1 10 और 54, 64। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, क्योंकि 4f उपकोष में ढंग से सुन लो 7 कक्षक होते हैं। डी उपकोष में तो होते हैं 5 कक्षक, 4f में होते हैं 7 कक्षक। अब जब 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इसमें 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, और डी में भरोगे 1 तो 1 ही आ गया। टोटल 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो देख लो मैंने किस तरह से सॉल्व किया, बड़े ढंग से समझ लेना भाई, आ जाए कहीं। तो पहले तो आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिनके आंसर तो मैं बोल कर ही दूंगा, लिख तो सकता ही नहीं हूं। तो अब हम लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों की बात करते हैं, ठीक है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है पहला, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसे समझाना है। तो आपको बताया गया है, ये तो आप बता देना। लेंथेनम के बाद के 14 ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कक्षा के अर्थात चौथी कक्षा के एफ उपकोष में प्रवेश करता है। इन इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, अतः लेंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाव के आवेश में अधिक वृद्धि होती है, जिससे लेंथेनाइड तत्वों के आकार में कमी आती है। इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसका प्रभाव छठे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्वों पर पड़ता है। उनका आकार अपने वर्ग के ऊपर वाले तत्व के लगभग समान हो जाता है। तो इसको समझा दो पूरे को, मैंने जैसे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है? पता है आपको मिश्र धातु? ये लेंथेनाइड तत्वों की एक मिश्र धातु है, एक प्रमुख मिश्र धातु है मिश्र धातु, जिसमें बता देना 40% सीरियम, लेंथेनम में नियोडिमियम 44%, आयरन जिसमें 5% और कैल्शियम, सल्फर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धियां अल्प मात्रा में होती हैं। और इसका उपयोग लिख देना, लाइट फेंकने वाले टैंक वगैरह में बताया है। Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, लिख दोगे। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ये तो ऐसे अभी बहुत पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, कारण आपको पता ही है, क्योंकि जो संक्रमण धातु होती हैं इनके उपांत्य कक्षा के, अरे संक्रमण धातुओं में क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पूरा टॉपिक है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के, ध्यान करो, सूर्य के प्रकाश के किसी विशेष रंग की ऊर्जा ग्रहण करके, तो अंत में लिख देना आता है इनके यौगिक रंगीन होते हैं। अरे वही टॉपिक है, दिमाग लगा करके सॉल्व करना। कारण दीजिए,
संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में Mn अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों? इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। Mn जो है ये अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। Mn का परमाणु क्रमांक 25, तो ऑर्गन 3d5 4s2 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। या ऐसा कह लो, आप क्लियर समझा सकते हो पूरे तरीके से कि डी ब्लॉक के तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्याग व साझे में बाह्यतम कक्षा के एस के अतिरिक्त उपांत कक्षा के डी के युग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, अतः यह सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन? Mn +7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cr+2 तथा Mn+3 दोनों का D4 विन्यास है। क्वेश्चन को इसको ढंग से सुनना और समझना। Cr+2 तथा Mn+3 किस किस की बात कर रहा है? Cr+2 और Mn+3। क्वेश्चन कह रहा है Cr+2 और Mn+3 दोनों का D4 विन्यास है। चेक कर लेते हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का ऑर्गन 3d5 4s1। Cr+2 का क्या आएगा? ऑर्गन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3d4 4s0। सही बात है। Cr+2 का D4 विन्यास होता है, मतलब इसकी उपांत कक्षा के D में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Mn के भी सुन लेते हैं। Mn का परमाणु क्रमांक 25, ऑर्गन 3d5 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यही बचेगा 3d4 4s0। बिल्कुल सही। Cr+2 और Mn+3 दोनों का D4 विन्यास होता है, मतलब दोनों की उपांत कक्षा के D उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि Cr+2 और Mn+3 दोनों में D4 विन्यास है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन कह रहा है परंतु Cr+2 अपचायक और Mn+3 ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन कह रहा है कि Cr+2 अपचायक होता है परंतु, और ये ऑक्सीकारक होता है। अच्छा, ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक वह होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन करे। अपचायक क्या होता है? जो दूसरे का अपचयन खुद का ऑक्सीकरण करे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Cr+2 अपचायक है। Cr+2 अपचायक है मतलब Cr+2 दूसरे का अपचयन और खुद का क्या करता होगा? ऑक्सीकरण। अपचायक वही तो होता है जो दूसरे का अपचयन खुद का ऑक्सीकरण करे। Cr+2 अपचायक है तो खुद का ऑक्सीकरण करता होगा। हाँ, Cr+2 खुद का ऑक्सीकरण कर सकता है, क्योंकि जब Cr+2 खुद का ऑक्सीकरण करेगा तो Cr+3 आयन बनेगा, और Cr+3 आयन में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा Cr+3 का। ये ऑर्गन और 3d में कितने रह जाएंगे? 3 है। और ये ऑक्सीकारक बताया क्वेश्चन के अनुसार। ऑक्सीकारक वह होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन करे। है, जब ये खुद का अपचयन करेगा तो ये क्या बनाएगा? Mn+2। अपचयन में आवेश में कमी तो आती है, और Mn+2 बनेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा ऑर्गन 3d5। अब बात सुनो, Cr+2 से Cr+3 अधिक स्थायी है, क्योंकि इसमें D में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके D में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये है T2G विन्यास, अर्धपूरित T2G विन्यास। नई बात आई। देखो, अगर D उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो है अर्धपूरित विन्यास। D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो है पूर्ण पूरित विन्यास, और अगर D में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अर्धपूरित T2G विन्यास। D में 3 इलेक्ट्रॉन होने पर भी परमाणु अधिक स्थायी होता है, तो Cr+2 से Cr+3 अधिक स्थायी है। कारण समझ लो खूब ढंग से, Cr+2 से Cr+3 अधिक स्थायी है। क्यों है? क्योंकि Cr+3 में अर्धपूरित T2G विन्यास है। जब Cr+2 से Cr+3 अधिक स्थायी है तो Cr+2 Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है आसानी से, मतलब Cr+2 स्वयं का ऑक्सीकरण आसानी से कर लेगा, तो Cr+2 अपचायक ही तो हुआ। अपचायक क्या होता है? जो दूसरे का अपचयन स्वयं का ऑक्सीकरण करे। अरे Cr+2 स्वयं का ऑक्सीकरण आसानी से कर लेता है,
स्वयं का ऑक्सीकरण कब करेगा? जब Cr+2 क्या बनाएगा? Cr+3। Cr+2 स्वयं का आप लिख सकते हो Cr+2 आयन से Cr+3 आयन अधिक स्थायी होता है, अतः Cr+2 स्वयं का ऑक्सीकरण आसानी से कर लेता है, अतः Cr+2 अपचायक है। आप ऐसे लिख दोगे या ऐसे लिखो, Cr+2 से Cr+3 आयन अधिक स्थायी होता है क्योंकि Cr+3 आयन में अर्धपूरित T2G विन्यास होता है, अतः Cr+2 आयन स्वयं को आसानी से Cr+3 आयन में ऑक्सीकृत कर लेता है, अतः Cr+2 आयन अपचायक है। अपचायक वह होता है जो स्वयं का ऑक्सीकरण कर ले आसानी से। अब यहां भी देखो Mn+3 और Mn+2 में ये अधिक स्थायी है ना, क्योंकि इसमें D5 विन्यास है, अर्धपूरित विन्यास है। कौन सा विन्यास है? अर्धपूरित विन्यास। कैसे लिखोगे आंसर? सुन लो, तो Mn+3 खुद का अपचयन आसानी से कर सकता है, तो ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक वह होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण खुद का अपचयन करे। Mn+3 खुद का अपचयन आसानी से कर लेता है। क्यों? क्योंकि Mn+3 से Mn+2 अधिक स्थायी है। क्यों अधिक स्थायी है? क्योंकि इसमें अर्धपूरित विन्यास है। तो आप भाषा में ऐसे तो लिखोगे कि Mn+3 से Mn+2 आयन अधिक स्थायी है क्योंकि Mn+2 आयन में अर्धपूरित D5 विन्यास है, अतः Mn+3 आयन खुद का अपचयन आसानी से कर लेता है, इसलिए Mn+3 आयन ऑक्सीकारक है। तो मैंने बात समझा दी क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा था Cr+2 अपचायक है, Mn+3 ऑक्सीकारक है, तो समझा दो। Cr+2 से Cr+3 आयन अर्धपूरित T2G विन्यास करना अधिक स्थायी है, अतः Cr+2 आयन स्वयं का ऑक्सीकरण आसानी से कर लेता है, अतः यह एक अपचायक है। आगे इसको समझा दो। Mn+3 से Mn+2 आयन अधिक स्थायी है क्योंकि Mn+2 आयन में अर्धपूरित T2G विन्यास होता है। इनको बना देना, भले ऐसे बना देना, लिख देना। Mn+2 आयन में अर्धपूरित T2G अर्धपूरित D5 विन्यास होता है, अतः Mn+3 आयन खुद का अपचयन आसानी से कर लेता है, अतः यह ऑक्सीकारक है। हो गया? जैसे क्वेश्चन ने पूछा उसके अकॉर्डिंग चलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दमदार नहीं बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लगभग बराबर होता है लेंथ संकुचन के कारण। 5D संक्रमण श्रेणी का आकार के तत्वों का आकार 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लगभग बराबर होता है। अरे 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों में लेंथ संकुचन लग जाता है, ये छठे आवर्त के तत्व हैं। 5D संक्रमण श्रेणी के तत्व देखो पन्ने पलट के कॉफी के, उनमें कौन लग रहा है? लेंथनाइट संकुचन। तो 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों में लेंथनाइट संकुचन के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, अतः इनका आकार 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लगभग बराबर हो जाता है। चाहो तो लेंथनाइट संकुचन को भी इसमें समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। अभी वेट करो, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसके अगला चैप्टर जो आ रहा है उसमें हम उप सहसंयोजक यौगिक ही पढ़ेंगे। ठीक है? कौन से चैप्टर में? चैप्टर जो हम कल स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, उसका नाम ही उप सहसंयोजक यौगिक है। तो उसमें आपको इस चीज़ का भाई अभी आप उप सहसंयोजक यौगिक ही नहीं जानते हो तो समझ नहीं आएगा, क्यों पछते हैं। आप पहले उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर पढ़ लो, फिर इसी क्वेश्चन को मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा कि संक्रमण तत्व उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं क्यों। ठीक है? इसलिए इतने वहाँ तक वेट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में क्या अंतर है? 4 अंतर पूछे हैं, 4 अंतर आपको लिखाए गए हैं, आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिरकोनियम और हाफनियम का परमाणविक त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं, आपको पता ही है, वही लेंथेनाइड संकुचन। अरे टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम ये है 3D संक्रमण श्रेणी, 4D और 5D संक्रमण श्रेणी में इनमें लेंथेनाइड संकुचन लग जाएगा। इसे हाफनियम का लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसकी परमाणविक त्रिज्या जिरकोनियम के लगभग बराबर हो जाती है, ये बताया भी है मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, AU और AG का आयनन विभव लगभग समान है, तो इसका भी कारण यही है, AU AG, CU AG AU। क्वेश्चन कह रहा है इनका आयनन विभव लगभग समान है, तो इसका कारण भी यही है। इसमें क्या बढ़ गया? प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिससे इन दोनों के आकार लगभग बराबर हो गए, साथ में इनके आयनन विभव भी लेंथेनाइड संकुचन के कारण और गोल्ड जो है इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे AG और AU का परमाणविक आकार लगभग समान हो जाता है, वे इनके आयनन विभव भी लगभग समान हो जाते हैं। आयनन विभव मतलब आयनन ऊर्जा।
तो Ag और Au की आयनन ऊर्जा लगभग समान है, इसका कारण भी लेंथेनाइड संकुचन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 में Mn का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मैंने ज़्यादा फास्ट तो नहीं करा दिया क्वेश्चन, लगता है फास्ट ही करा दिया ना, वैसे कोई कठिन ही नहीं थे यार, सब पढ़ा हुआ था। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो मुझे तो नहीं लगता कहीं अटकना चाहिए। एक क्वेश्चन में अटकते आप, उपसहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और उसका आंसर भी मैंने पेंडिंग रख दिया है। एक क्वेश्चन आया क्या, KMnO4 में Mn का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं पहले। K की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, ये फिक्स है। आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग के तत्व है LiNaKRbCs, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, LiNaKRbCs। इसकी x मान लो और ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4n की -8 बराबर 0, तो इसकी कितनी आएगी +7। तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। अब आप Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 27 25 क्या आएगा, ऑर्गन 3d5 4s2 है, पर ये तो Mn + Mn है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा ऑर्गन 3d0 4s0, 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यही होते हैं, है ही नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अतः चुंबकीय आघूर्ण 0। अब है √n × n+2 फॉर्मूला ही तो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का। जब n का मान आप 0 रखोगे तो ये पूरा ही तो 0 हो जाएगा। तो Mn +2 आयन में, Mn +7 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण 0 है। तो आप इस तरह समझा सकते हो कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, जिसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 है। क्लियर। तो ये बुक के क्वेश्चन हुए। तो बुक में ये 30 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। तो आप देख सकते हो है 47 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व, बुक के क्वेश्चन। अब हम पहले तैयार हो जाओ और उन स्टूडेंटों को भी सूचित कर दो जो आपको कोई मिलने वाले हैं और जुड़ना चाहते हैं कि कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वीडियो चैप्टर शानदार है, 4 नंबर का है, चैप्टर नंबर 9। ढंग से पढ़ना है पूरे रेस्पॉन्स के साथ और तैयार हो जाओ। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अब कल की वीडियो से। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों।